गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की तैयारी जो है बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है बौद्ध धर्म का जो है पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आज हम लोग जो है उसका दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो है डिस्कशन किया है। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है, पहला महावीर, दूसरा ऑप्शन है आपका गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है आपका अजात शत्रु, चौथा ऑप्शन है आपका अशोक। तुम्हारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध को हम लोग जान लेते हैं और क्या कहा जाता है, गौतम बुद्ध को जो है हम लोग शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आप लोग इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका रुद्रक रामपुत, दूसरा ऑप्शन है आपका अलार कलाम, तीसरा ऑप्शन है आपका चन्ना, चौथा ऑप्शन है आपका महेंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलार कलाम महात्मा बुद्ध के जो है पहले गुरु थे। और यहीं पर अगर हम बात करें रुद्रक रामपुत की, तो ये जो है महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे, रुद्रक रामपुत। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था। ठीक है, हमारे ऑप्शन है 383 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है हमारा 251 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है हमारा 483 ईस्वी पूर्व, और चौथा ऑप्शन है हमारा प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 383 ईस्वी पूर्व। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और अगर हम यहीं पे बात करें हमारी प्रथम बौद्ध संगीति, उसका आयोजन कब किया गया था, तो वो देख लेते हैं। हमारा 483 ईस्वी पूर्व हमारी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, द्वितीय आपका 383 ईस्वी पूर्व, और तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी 251 ईस्वी पूर्व। ये हो गया तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें चौथी बौद्ध संगीति, तो वो कब हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में चतुर्थ हुई थी। ठीक है, कुल मिला के 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। ठीक है, हालांकि 5वीं बौद्ध संगीति आयोजन होने के भी प्रमाण मिले हैं, लेकिन उसको अभी जो है पूर्ण रूप से नहीं माना गया है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कनिष्क हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ने जो है प्रयाग में 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, लेकिन उसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है हमको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं पाटलिपुत्र, हमारा दूसरा ऑप्शन है कुंडलवन, हमारा तीसरा ऑप्शन है राजगृह, हमारा चौथा ऑप्शन है वैशाली। तो हमारी जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कुंडलवन में किया गया था, जो कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो हमारी चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। और अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं हमारी प्रथम बौद्ध संगीति, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति, तो उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और हमारी बस्ती है तीसरी बौद्ध संगीति, तो उसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, हमारी पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चौथी बौद्ध संगीति के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अगर हम बात करें चौथी बौद्ध संगीति की, तो उस समय का शासक कौन था। जब चौथी बौद्ध संगीति हुई तो हमारा शासक था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और उस समय अध्यक्ष कौन बना था, अध्यक्ष बने थे वसुमित्र, अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष, उपाध्यक्ष बने थे अश्वघोष।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर चौथी बौद्ध संगीति के परिणाम की बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धों के पूजा गृह को क्या कहा जाता था। ठीक है, हमारा ऑप्शन है चैत्य, दूसरा ऑप्शन है विहार, तीसरा ऑप्शन है स्तूप, चौथा ऑप्शन है चक्र। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चैत्य, यानी बौद्धों के पूजा गृह को चैत्य कहा जाता था। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करें बिहार की, तो जो बौद्धों का आरामगाह होता था, बौद्धों के आरामगाह को बिहार नाम से जाना जाता था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बौद्धों के आरामगाह को क्या कहा जाता था, बिहार। ठीक है, और बात करें स्तूप की, तो जो महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य थे, उनके शरीर अवशेष, उनको स्तूप के नाम से जाना जाता था। इन्हीं स्तूपों के अंतर्गत इनके शरीर के अवशेषों को जो है दबा दिया जाता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक किसे माना जाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है चांद, दूसरा ऑप्शन है कमल का फूल, तीसरा ऑप्शन है चक्र, और चौथा ऑप्शन है पीपल वृक्ष। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कमल का फूल। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था, कमल का फूल। और यहीं पे हम बात करें अगर सांड की, तो महात्मा बुद्ध के यौवन का जो प्रतीक है उस सांड के द्वारा दिखाया गया। ठीक है, अगर बात चक्र की करें तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया जो प्रथम उपदेश था उसका सूचक चक्र है। ठीक है, और बात करें पीपल वृक्ष की, तो ये ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक है, ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष था। कमल का फूल आप लोगों को पता है ये जन्म का प्रतीक था। इसके अलावा भी एक दो हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जैसे गृह त्याग का प्रतीक क्या था, आप लोग को बताना। जैसे गृह त्याग, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और हाथी, महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी को माना जाता है। जब महात्मा बुद्ध गर्भ में आए थे उसका प्रतीक हाथी को माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। हमारे ऑप्शन हैं पहला कुशीनगर, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है सारनाथ, चौथा ऑप्शन है आपका पावापुरी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सर्वप्रथम बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, सारनाथ में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी। पहला ऑप्शन है आपका 29 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 25 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 35 वर्ष, चौथा ऑप्शन है आपका 39 वर्ष। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 ईयर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, और अगर बात करें मृत्यु की तो वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, कुल 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पे बात करें महात्मा बुद्ध की शादी की, तो 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी की शादी हो गई थी, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, और इसी क्रम में उनको 6 साल बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति के बाद किसको धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, हमारे ऑप्शन हैं महेंद्र एवं संघमित्रा, दूसरा है सोनम उत्तरा, तीसरा ऑप्शन है आपका मंजिम, चौथा ऑप्शन है आपका महाधर्म रक्षित। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्र एवं संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं सोनम उत्तरा को। तो अशोक ने इनको सुवर्ण भूमि
सुवर्ण भूमि में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। ठीक। और बात करें महाधर्म रक्षित को, तो इन्हें महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। और इसके बाद बसते हैं मध्यम, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है हिमालयी क्षेत्र में भेजा गया था, हिमालयी क्षेत्र। ठीक है। और अगर बात करें स्वयं अशोक की, तो अशोक अपनी पुत्री चारुमती के साथ नेपाल गया था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नेपाल गया था। अपनी पुत्री चारुमती के साथ स्वयं अशोक गया था। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? ठीक है, आपको बताना है आपकी बौद्ध संगीति प्रथम किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। आपके ऑप्शन हैं शबकमीर, दूसरा ऑप्शन है आपका महाकश्यप, तीसरा ऑप्शन है आपका वसुमित्र, चौथा ऑप्शन है आपका मोगलीपुत्तिस। ओके, तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है। अगर हम यहीं पे बात कर लें द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति, तो हमारा जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता सबकमीर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सबकमीर द्वारा। और अगर हम बात करें तीसरी बौद्ध संगीति, तो उसकी अध्यक्षता की गई थी मोगलीपुत्तिस के द्वारा। ओके। और अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति, तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई थी। और चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी थे जो कि अश्वघोष जी थे। ठीक है, उन्होंने उपाध्यक्ष बने थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति जब संपन्न हुई तो उस समय का शासक कौन था? ठीक है, आपका ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है आपका कालाशोक, चौथा अशोक। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी उस समय का शासक था कालाशोक। ठीक है। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय शासक कौन था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय का शासक अजातशत्रु हुआ करता था। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। दूसरी आपको पता है कालाशोक के शासनकाल में। और अगर चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में, द्वितीय कालाशोक, तृतीय अशोक, चतुर्थ कनिष्क। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न के अंदर किसको शामिल किया जाता है? क्या ऑप्शन है? पहला है बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपका धम्म, तीसरा ऑप्शन है आपका संघ। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि बुद्ध धम्म संघ तीनों को त्रिरत्न के अंदर शामिल किया जाता है, या फिर यूँ कहें बुद्ध संघ एवं धम्म मिलकर त्रिरत्न की रचना करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है अत्रेय, दूसरा ऑप्शन है मैत्रेय, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन, चौथा ऑप्शन है आपका कल्कि। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैत्रेय। यहाँ पे बौद्ध लोगों का जो विश्वास है कि मैत्रेय जी जो है गौतम बुद्ध के अगले अवतार के रूप में इस धरती पे सफ़ेद घोड़ों पर तलवार लिए हुए आएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेय। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ठीक, हमारे ऑप्शन है उपनिषद, हमारा दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है आपका त्रिपिटक, चौथा ऑप्शन है आपका जातक। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक। ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। अगर हम बात करें त्रिपिटक की, तो जो हमारे विनय पिटक, उसके बाद हमारा सुत्त पिटक और तीसरा हमारा है अभिधम्म पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें विनय पिटक, तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत
बौद्ध संघ के नियम है, बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं इसके अंतर्गत। ओके, विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। और बात करें सुत्त पिटक की, तो इसके अंतर्गत बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक के अंतर्गत हैं। और बात करें अभिधम्म पिटक की, तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संकलन किया गया। ठीक है, ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा त्रिपिटक। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के इतिहास में द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है बिम्बिसार, दूसरा ऑप्शन है प्रसेनजित, तीसरा ऑप्शन है उदयन और चौथा ऑप्शन है अशोक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक को जो है द्वितीय बौद्ध जो है कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म को जो है बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और उसका संरक्षण भी किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन हैं वैशाली में, दूसरा ऑप्शन है श्रावस्ती, तीसरा कौशाम्बी, चौथा ऑप्शन है राजगृह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। इस बात को भी आप याद रखेंगे, सारनाथ में, और अंतिम कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन है आपकी, पहला है आनंद, दूसरा मोगलीपुत्र, तीसरा आपका है सारिपुत्र, चौथा है आपका सुभज्ज। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सुभज्ज। महात्मा बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभज्ज था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात बौद्ध विद्वान नागार्जुन निम्न में से किसके समकालीन थे। ठीक है, आपको बताना नागार्जुन किसके समकालीन थे। आपका ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका मिनांडर, तीसरा ऑप्शन है आपका कनिष्क, चौथा ऑप्शन है आपका सातकर्णी। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु के समय कौन सा शिष्य उनके साथ था। आपका ऑप्शन है सारिपुत्र, आपका बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है आपका नागसेन, डी ऑप्शन है आपका उपाली। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंद। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके साथ उनका शिष्य आनंद था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आपको याद होना चाहिए, कुशीनगर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपके ऑप्शन है बरगद, बी ऑप्शन है आपका पीपल, सी ऑप्शन है आपका नीम, डी ऑप्शन है आपका आम। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पे एक बात आप लोग याद रखिएगा, किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा इस तरीके से आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग जो है जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।